मैं हूं सरदार फैसल। सबसे पहले ईद गुजरी हुई है, हमारे तमाम सुनने वालों को ईद की खुशियां मुबारक हों। हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ करते आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है न सिर्फ एबटाबाद हज़ारा बल्कि सूबा और पाकिस्तान की नामवर सियासी शख्सियत मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली होने के साथ साथ साबका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के मुतालिक हम आपको ये बताएं कि इनके ख़ानदान का हज़ारा की सियासत में इंतहाई अहम किरदार रहा है। इनके वालिद साहब हाजी जावेद इकबाल अब्बासी साहब मरहूम ज़िला कौंसिल एबटाबाद के चेयरमैन भी रहे हैं। उसके अलावा वो यहाँ से हल्का NA उस वक्त 18 से MNA रहने के साथ साथ सेनेटर भी रहे हैं। और हाजी जावेद इकबाल अब्बासी साहब का शुमार मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। और ये इनके वालिद साहब को ही क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने हल्का NA 18 से इलेक्शन लड़वा कर उन्हें यहाँ से कामयाब भी करवाया था। तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, सबसे पहले टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि हज़ारा को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। 2013 के इलेक्शन को देखें तो मुस्लिम लीग नून ने 7 में से 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, 4 आप हार गए। और 2018 देखें तो एक नशिस्त हमारी कम हुई है। मुस्लिम लीग नून ने 6 में से सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल की हैं। हरीपुर से आप 2018 में मुकम्मल तौर पर आउट हो गई है मुस्लिम लीग नून। मानसेरा में आपने 1 नशिस्त हासिल की है और आप पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और अब अगर हम सूबे लेवल पे बात करें तो 2013 में सूबे में पार्टी ने 16 नशिस्तें हासिल की थी और 2018 में टोटल 5 नशिस्तें हासिल की हैं। तो इसका जिम्मेदार, आप इस नाकामी का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले मैं सरदार फैसल साहब आपका और आपकी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे ये मौका मिला है कि मैं भी आपकी व्यूअर्स से अपनी बात कर सकूं और अपना पैगाम दे सकूं। मैं सबसे पहले हज़ारा के अवाम का इंतहाई मशकूर हूँ, बिलअमूम और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग का साथ दिया और हमेशा मियाँ नवाज शरीफ का साथ दिया, जिसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि उनका शुक्रिया अदा करूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पे 2013 का इलेक्शन था जो था वो रिग्ड इलेक्शन नहीं था और 2013 और 2018 के इलेक्शनों के जो डायनामिक्स है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सारे पाकिस्तानी कौम को इस बारे में इल्म है। और जो हमें ज़्यादा नुकसान हुआ 2013 और 18 के अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने बिल्कुल टारगेट किया हुआ था। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि कुछ इदारों के बड़े जिम्मेदार लोग हैं जो अब भी मुझे भी चैलेंज करते हैं कि हमने तो आपको रेड लाइन, रेड सर्कल में रखा हुआ था, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमारे रेड सर्कल से निकल गए और ये नशिस्त जीत गए। 2002 में भी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया था और मुझे बड़ा अच्छी तरीके से याद है कि 97 में ज़िला एबटाबाद और हज़ारा डिवीजन की 80% नशिस्तें मुस्लिम लीग जीती थी। अगर आपके इल्म में, मैं तादाद नहीं बता सकता। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ने टारगेट किया था तो उस वक्त हज़ारा डिवीजन में हम सारी नशिस्तें हार गए थे। ज़िला एबटाबाद में सिर्फ एक सूबाई असम्बली की हम सीट जीते थे। तो जब इस्टेब्लिशमेंट टारगेट करती है तो उस वक्त उनको फेस करना और इन इदारों से लड़ाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं। और मैं कहूँगा कि 2013 के बजाय 2018 के इलेक्शन को 2002 से कंपैरिजन किया जाए। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी कि मुस्लिम लीग के अंदर इख्तलाफात थे। इख्तलाफात की बुनियादी वजह ये थी कि सरदार मेहताब अहमद खान जो हमारे सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग के क़यादत के फैसलों को नहीं माना और उन्होंने टिकट अपना वापस किया एबटाबाद से, जहाँ से 8 दफ़ा 90 के बाद वो इलेक्शन लड़े। और सूबे का जो उनकी हवाई सीट थी वहाँ से भी वो मुस्लिम लीग का टिकट उनके फैसले के मुताबिक वापस करके तो उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और उन्होंने जीप पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। और आपको पता है उस वक्त जीप किसके सिंबल थी, जीप किसकी तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन मुक्तसर
हमारे जो सेनेटर साहिबान थे जी उन्होंने भी मुस्लिम लीग की मुखालफत की। तो मैं समझता हूँ अगर कंपैरिजन किया जाए 2002 में जब हजारा डिवीजन ने 97 में जी थ्रू आउट 90% सीटें जीती थी हजारा डिवीजन, और एबटाबाद से हमने 100% सीटें जीती थी 97 में। लेकिन 2002 में जब टारगेट किया था एस्टेब्लिशमेंट ने तो एक सूबाई असेंबली की हमने सीट जीती। उस वक्त मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पे थी। 2018 में जब टारगेट किया गया तो मुस्लिम लीग की सीनियर क़यादत जो थी उसने मुस्लिम लीग की पीठ में शुरा घूमने की कोशिश की। डट के उन्होंने हमारी मुखालफत की, पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की, और एबटाबाद NA 15 और 16 में पार्टी के कैंडिडेट्स और टिकट होल्डर्स की भरपूर इन्होंने मुखालफत की, जिसकी वजह से हम बड़े कम मार्जिन से 2 सीटें आ रहे। मलिक मोहम्मद अवान साहब का जो इलेक्शन है वो सारा इलेक्शन 26 दिन का था। मैं मुस्लिम लीग नून NA 16 के वर्करों को, नवाज शरीफ साहब के सिपाहियों को सलाम पेश करता हूँ कि बावजूद सीनियर क़यादत की मुखालफत के उन्होंने डट के मुकाबला किया। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ अगर हमारे पास कैंपेन के 15 दिन और होते तो हम NA 16 वाली सीट अल्लाह के फजल करम से जीत के दिखाते। यहीं पे 38 PK की सीट है, वो हम बड़े माइनर मार्जिन से आ रहे हैं। और मैं आज भी कहता हूँ रिकाउंट अगर किया जाए तो ये सीट भी मुस्लिम लीग जीती। तो मैं इसका जिम्मेदार उस क़यादत को ठहराता हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में बजाय पार्टी के साथ खड़े होने के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कायदे मुस्लिम लीग उनके फैसलों के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने जाती मफाद और अनाद को सामने रखा और मुस्लिम लीग की पीठ में छुरा घोंपा। ये वो वजह है जिसकी वजह से रिजल्ट मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। नंबर 2, 2002 में और 2097 के इलेक्शन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 36 सीटें थी मुस्लिम लीग के पास। और जब टारगेट किया एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत थी, हमारी जो वजारत आला थी वो भी हजारा डिवीजन के पास थी। और जब 2002 के इलेक्शन आए तो सिर्फ पूरे सूबे से 4 नशिस्तें मुस्लिम लीग जीत सकी। तो ये जब कंपैरिजन किया जाता है, कुछ लोग बड़ा प्रोपोगेट करते हैं, तो पूरी हिस्ट्री को सामने रखना चाहिए। मैं आज अल्लाह के फजल करम से अपने कायद के बयानिए की बदौलत ये चैलेंज करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत अगर आप मुस्लिम लीग को दीवार से लगाने की कोशिश करेगी तो जो बयानिया हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, हमारा वर्कर और मुहब्बे वतन वोटर जो पाकिस्तान का और मुस्लिम लीग से नजरियाती तल्लक रखने वाला, वो इतनी उसमें अब जज्बा पैदा हो चुका है तो डट के इंशाल्लाह मुकाबला करेगा और वो 97 वाला रिजल्ट इंशाल्लाह ताला देगा जमात को हजारा डिवीजन में बिलखुसूस और बिलउमूम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, आपने जैसे कहा हमारी पार्टी 2013 और 2018 में एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पे थी, आपने कहा मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पे था। तो सर 2018 का जो आपका इलेक्शन था, 2 दिन तहरीक इंसाफ के जो थे उम्मीदवार आपके मुकाबले में अली असगर साहब, वो अपने जीत का जश्न मनाते रहे, तो तीसरे दिन आप जीत गए, फिर कैसे हुआ? इसमें भी कोई एस्टेब्लिशमेंट का रोल था? और दूसरा ये बताएं कि 2018 में आपकी जो पार्टी टिकट तकसीम हुए वो ठीक तकसीम हुए हैं? हाजी मोहब्बत अवान साहब के अलावा आपके पास सरदार शेर बहादुर साहब, शौकत तनोली साहब, वो भी इस हल्के से उम्मीदवार थे आपके टिकट के लिए, लेकिन आपने टिकट हाजी मोहब्बत साहब को दिया। क्या टिकट तकसीम ठीक हुए हैं उस वक्त? देखिए, आपका जो पहला सवाल है ना कि अपना हमारा जो टारगेट किया था ना मुस्लिम लीग को 3 दिन, जब रात रिजल्ट्स आए हैं तो 27,500 की लीड से मैं इलेक्शन जीत रहा था, जो ऑफिशियल रिजल्ट था। उसके हवाले उसके बाद हमने 3:30 बजे तकरीबन 80-90 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रहता था और हमारी जो लीड थी वो 27,500 थी और उसमें से 30% ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जो हम जीत रहे थे। तो सारे लोगों ने मुश्तरका तौर पे इख्तितामी दुआ की और हमने कहा कि अब सुबह 11 बजे को आखिरी 3-4 दिन जो होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं और हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इस मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। लेकिन कोई 5:45 बजे सुबह फजर के बाद एकदम से चैनल्स पे और मीडिया पे ये बात आई कि 5170 वोट से अली असगर साहब जीते। तो एकदम से हमें बड़ी हैरानगी हुई कि जो अनऑफिशियल रिजल्ट है, अभी तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट हुआ नहीं है, उसके मुताबिक तो हम किसी सूरत भी नहीं हार रहे थे। और फिर हमने फिर रिकन्फर्म किया, वो जो 80-90 पोलिंग स्टेशन थे उनमें से भी जब हमने रिकन्फर्म किया तो 50% प्लस हम जीत चुके थे। तो
टोटल हमारा जो रिजल्ट सुबह 10 साढ़े 10 बजे था वो 23,500 वोट की लीड से मैं इलेक्शन जीता था जी। और फिर हम उस वक्त आर ऑफिस गए, वहाँ बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, अजीबो गरीब सूरत हाल थी। एक आर्मी के कर्नल साहब थे, उनकी पूरी फोर्स थी, उन्होंने जो रिटर्निंग अफसर है उसको जरगमाल बनाया हुआ था। फिर हमने उस रिटर्निंग अफसर को उस आर्मी और उनके मासरे से आज़ाद करवाया। मैंने यहाँ तक कहा कि अब अगर इस वोट का तहफ़्फ़ुज़ मैं नहीं कर सका तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कर्नल साहब, या मैं आपको गोली मारूंगा या आप मुझे फिर गोली मार दें। यहाँ तक बात पहुंची और फिर उस वक्त सुबह 10 बजे जाके 26 से 28 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको पुलिस लाइन से हमने जो हुआ की हुई थी, जरगमाल बनाए हुए थे, हमने उनको वहाँ से आज़ादी दिलवाई और रिटर्निंग अफसर के पास लेके आए। तो फिर वो हमने उनको मौका नहीं दिया कि वो हमारी जो वोट है उसको किसी हवाले से स्पॉइल करें, ज़ाया करें या उनको रिजेक्ट करें। बरकर जो टाइम उनको मिला उन्होंने तकरीबन 8,500 वोट हमारी रिजेक्ट की और आखिर हमारा प्रेशर, अवामी प्रेशर, और जब उन्होंने देखा अब कोई चारा नहीं चल रहा, मैं जब मैं गया वहाँ पे तो रिटर्निंग अफसर साहब को मुआसरे में लिया हुआ था। उनके जो साइड रूम है वहाँ भी सिविल कुछ लोग बैठे हुए थे एजेंसियों के और बावर्दी लोग भी बैठे हुए। तो मैं समझता हूँ फिर लोग भी बड़े आगे पूरे जज्बे के साथ, और उन लोगों के जज्बे ने फिर इनको मजबूर किया और बड़ी मुश्किल से हमें वहाँ तीसरे दिन जाके मिला। वहाँ फिर कंसोलिडेशन हमारे सामने हुई, उसके तहत हम 14,500 वोट से जीते। लेकिन वो जो अनऑफिशियल रिजल्ट था उसमें से भी कोई 8,500 वोट रिजेक्ट किए गए। उसके बाद जो रिजेक्टेड वोट है वो 7200 थे, लेकिन उसके बाद भी 8,500 वोट, ताकि हमें किसी तरह उस टारगेट को वो पूरा करना चाहते थे जो मीडिया पे उन्होंने अनाउंस किया। बहरहाल मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ नेक नीति से अल्लाह ने हम कामयाबी दी। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि NA-16 में टिकट हमने, हमारे पास वाहिद कैंडिडेट थे मलिक मोहम्मद अमान साहब, जिन्होंने पार्टी टिकट के लिए फीस दी हुई थी, जिन्होंने प्रॉपर दरख्वास्त दी हुई थी और जिनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से। उनको सरदार महताब साहब ने 2012 में पार्टी में शामिल किया था। सब गए थे, सारे पूरी क़यादत मौजूद थी। तो जो शौकत तनोली साहब थे ना मुस्लिम लीग में शामिल थे, ना उन्होंने पार्टी टिकट के लिए फीस और दरख्वास्त दी थी। यही बात थी सरदार शेर बहादुर साहब की, वो मुस्लिम लीग में शामिल भी नहीं थे और ना ही उन्होंने मुस्लिम लीग के टिकट के लिए दरख्वास्त दी थी। लिहाजा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम सोचते। चौधरी निसार जैसे बंदे को और ख्वाजा आसिफ साहब जैसे सीनियर लीडरशिप को भी ये कहा गया कि आपने टिकट के लिए एप्लीकेशन नहीं दी, आप फौरी तौर पे जमा कराएं। ख्वाजा आसिफ साहब ने फौरी तौर पे एप्लीकेशन और फीस जमा करवाई, उनको टिकट मिल गया। चौधरी निसार साहब ने नहीं की और उनको नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं थी। हमें मेरे पास उस वक्त मुस्लिम लीग कायम होता था। मैंने मुशावरती डिस्ट्रिक्ट अब्टाबाद की मीटिंग बुलवाई, तमाम टिकट होल्डर्स की मीटिंग बुलवाई और ये फैसले का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग अब्टाबाद और जो टिकट होल्डर्स थे मैंने उनको दिया। ये उनका फैसला था, उसमें मेरी राय भी शामिल थी। उसमें हमने ये भी बात कंसिडर की। लेकिन फिर वर्करों का, पार्टी के इदारों का ये फैसला था कि हमें अपने पार्टी के बंदे को टिकट दिया। तो ये वो हमारा फैसला है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और हमारे इस फैसले को हमारी क़यादत ने ऑन किया और उन्होंने मलिक मोहम्मद अवान साहब को टिकट, और वक्त ने साबित किया कि मलिक मोहम्मद अवान का जो फैसला था टिकट देने का वो दुरुस्त था। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ये बताएं कि आपके हल्का NA-18 मौजूदा हल्का NA-15 से नवाज शरीफ साहब मुंतखब होकर वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। आपकी मुस्लिम लीग नून को हमेशा यहाँ से लोगों ने इज़्ज़त बख्शी है और इक़्तिदार में रही है। यहाँ से आपके मुस्लिम लीग के वज़ीर आला भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, वफाकी वज़रा भी रहे हैं। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट आप हज़ारा के लिए बता सकते हैं आपकी पार्टी लेके आई हो मोटरवे के अलावा? क्योंकि मोटरवे तो पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का हिस्सा है। जैसे तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमने मरी रोड की तोसी कराई, अब्टाबाद यूनिवर्सिटी लेके आए, इस तरह बाकी मंसूबे। तो आपकी पार्टी हमेशा से हज़ारा से मुंतखब होती आ रही है, कोई मेगा प्रोजेक्ट एक देखें, ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हज़ारा के अवाम को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो ये कहा जा रहा है कि ये मोटरवे का जो मंसूबा है ये इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा है, ये बड़ी ज़्यादती है और बड़ी गलत बयानी है। देखें, 1990 में जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त CPEC नहीं था जब ये सड़क बनाई गई, और उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत
जी 99 में जब हमारी हुकूमत आई उस वक्त एटमी धमाकों का इशू था। 19 माह के बाद हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ, 21 माह के बाद। जी जी और उस वक्त मियां नवाज शरीफ जब उनके वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त एक्सप्रेस वे की मंजूरी दी थी। जी जी 99 से लेकर 2014 तक उस हज़ारा एक्सप्रेस वे पे जो लैंड एक्विजिशन की जो अमाउंट थी वो इनिशियली वो 75 करोड़ रुपए थी और 2013-14 में 1 अरब 35 करोड़ तक चली। जी तो 3 हुकूमतों ने ये 1 अरब 35 करोड़ रुपए हज़ारा डिवीजन को नहीं दिया। जी 2014 में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो धरने थे हवेलियां में जब जलसा किया, जी 2013 अगस्त में हमारी मई में हुकूमत आई, अगस्त में जी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम लैंड एक्विजिशन के जो पैसे थे, एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया है कि वंस फॉर ऑल सारी पेमेंट की जाए और जिस हद तक मुमकिन हो NHA, उसमें हम भी बैठे थे, सारे हज़ारा के नुमाइंदे बैठे, जी जी जितनी जल्दी मुमकिन हो एक्सप्रेस वे को शुरू किया जाए। ये 2013 अगस्त की बात है। जी और उसी एक मीटिंग में 82 करोड़ रुपए खानपुर रोड के लिए मियां नवाज शरीफ ने अप्रूव किया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी उसी एक मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि सबसे पहला जो NHA का प्रोजेक्ट शुरू होगा वो एक्सप्रेस हज़ारा वे शुरू होगा। जी और एक साल बाद 8-9 महीने बाद अगस्त 2014 उस वक्त सी पैक ऑन ग्राउंड नहीं था, जी उस वक्त धरना था जी और चीन के सदर का दौरा रोकने के लिए जी। इदारों ने PTI को इस्तेमाल किया था, जी जिसका इकरार भी इदारों के जिम्मेदार और अहम लोगों ने किया। जी उस वक्त पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको PSDP कहते हैं, 32 अरब रुपए मैंने जलसा करवाया था। जी हवेलियां वो एक्सप्रेस वे था। एक्सप्रेस वे के बाद वहीं मियां नवाज शरीफ साहब ने हवेलियां तक मोटरवे का 6 लाइन का ऐलान किया। जी बिल्कुल 32 अरब रुपए कोई CPEC से नहीं रखेगी। जी ये PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है फेडरल गवर्नमेंट का, जी। ये उससे एलोकेशन हुई है 2014-15 की, जी वो रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। जी और ये प्रोजेक्ट हज़ारा डिवीजन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। जी किसी भी डिवीजन में 32 अरब रुपए का प्रोजेक्ट नेशनल कनेक्टिविटी के हवाले से या किसी एक मनसूबे के हवाले से नहीं मिला। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग के इस खित्ते को हज़ारा डिवीजन को दिया। 2015-16 में CPEC का पोर्शन जो पोर्शन हवेलियां तक मोटरवे का था, उससे आगे था कोर्ट तक। जब CPEC के हवाले से 2015 में चाइनीज सदर का फिर दौरा हुआ धरने के बाद, जब ये हमारा उनसे CPEC के हवाले से एग्रीमेंट हुआ, जी तो फिर उसके बाद इसको शामिल किए, हिस्सा बनाया गया। जी ये सेकंड फेज है जी जो कि एक्सप्रेस वे था, जो PSDP में कंटिन्यू हमने आगे करना था जी जी मोटरवे के बाद। ये फिर हिस्सा मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जी उसको मोटरवे हवेलियां से लेके था कोर्ट तक किया। लेकिन उस वक्त जो अहम बात है जी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने जी। इस सूबे को अपोज किया अच्छा। कि ये गिलगित से चित्राल, दीर और ये स्वात से होकर पेशावर आना चाहिए, हज़ारा डिवीजन से नहीं आना चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा जी अगर आसमान भी टूट जाए जी तो ये हज़ारा डिवीजन से आएगा। सही और ये हज़ारा डिवीजन का जो मोस्ट फिजिबल रूट है, चाइनीज भी चाहते थे कि यहाँ से जाए। जी परवेज खट्टक साहब ने, PTI की हुकूमत ने और ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब ने इसकी भरपूर मुखालफत, जी लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही रूट फाइनल किया जी और अल्टरनेट रूट के लिए 180 अरब रुपया जी उस रूट के लिए भी फौरी तौर पे PSDP में एलोकेशन की कि CPEC रूट यही रहेगा। जी। लेकिन उनका जो मुतालबा है बड़ा जायज़ है, उसके लिए भी ये फंड दिए गए। तो ये बहुत मिसपरसेप्शन है। जी। मैं बहुत सी चीज़ें गिनवा सकता हूँ। जी। पिछली 2 अदवार में भी जो हज़ारा डिवीजन में हुए, ऑप्टिक फाइबर सिस्टम से लेके 90 से जी जो हमारी नेशनल कनेक्टिविटी है उससे लेके, जो उस वक्त टेलीफोन एक्सचेंज है उससे लेके, जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और गैस के मंसूबे के प्रोग्राम से लेके, जी मैं आखिरी जो बात आपसे कहता हूँ जी कि जितना SNGTL जी एक साल में पूरे मुल्क में काम करता था, उससे 2 गुना जी लगभग 25 से 30 अरब रुपया 3 अजला में सिर्फ गैस के मद में दिया गया, हरीपुर, एबटाबाद और मानसर। जी हमारे 6 ग्रिड स्टेशन जो कि इंतहाई जरूरी थे जी अपने इस जो
बिजली की सप्लाई है उसको बैलेंस करने के लिए जी 2014-15 की इसमें एलोकेट की गई। 220 का ग्रेड जो 2002 में जरूरी था हजारा डिवीजन में बनना, जो 3.5-4 अरब रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, जी वो भी आके 2014-15 में हमने उसकी मंजूरी दी और उसके लिए एलोकेशन। बिजली गैस मोटरवे जी ये बुनियादी तरक्की है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ। और उसमें हजारा डिवीजन को जो मुस्लिम लीग ने एलोकेशन की है जी उसकी पूरे बाकी अगर जो 72 साल जो दौर है जी हमारे 9.5 साल उससे बारी। जी मैं कहता हूँ 70-80% जो ये हुई है इसमें जो तरक्की हुई है वो मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई। जी क्योंकि 2014 में मुल्क में क्राइसिस था, जी मुल्क में दहशतगर्दी थी, जी मुल्क में माशी बुरान था क्योंकि एक नाकाम हुकूमत की वजह से था। जी और यही जो सूरत हालात है यही उस वक्त हमें वैसे में मिली थी। जी तो बहुत मुश्किल हालात में भी मुस्लिम लीग ने जितना काम किया है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं इक़्तिदार हमारी अपोजिशन और हमारे जो मुखालफीन हैं जो आज पीटीआई में हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, उमर अयूब साहब की मिसाल नाम ले लेता हूँ, उससे पहले वकाफ की हुकूमत में वजीर थे और भी बहुत से लोग हैं जी ये हजारा डिवीजन के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट भी नहीं ला सकते। ये जो तरबेला 4 और 5 है जी जो जनरेशन जो है 4200 मेगावाट की है, वो प्रोजेक्ट मियां नवाज शरीफ ने दिया। अब तरबेला एक्सटेंशन 5 पे काम शुरू है, वो भी 4200 कुछ मेगावाट का है। इलाई खर्क पे है काम शुरू, मुस्लिम लीग के दौर में हुआ। ये सुकी कनारी डैम देख लें आप, और बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं। मैं समझता हूँ जो तरक्की हजारा डिवीजन को या जो फंड्स दिए गए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ये बताएं कि आपने अपने जब डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का वज़ीर आज़म उस वक्त के शाहिद खान अब्बासी साहब से नोटिफिकेशन भी जारी किया, उस पर आगे पेशरफ्त क्यों ना हुई? और दूसरा ये भी बताएं सर, मोटरवे का जो शहर में इंटरचेंज है, पीटीआई की क़यादत कहती है कि कसूर सारा मुस्लिम लीग नून का है। जब ये मोटरवे का डिज़ाइन बना उस वक्त इस शहर के लिए इंटरचेंज शामिल नहीं करवाया गया। और सर आपने शिमला हिल इंटरचेंज का जाके मौके पे ऐलान भी किया था बनेगा, वो क्यों ना बन सका? और सर हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म आए थे, उन्होंने मानसरा रोड की तोसी के लिए 1 अरब रुपए का ऐलान भी किया था, लेकिन वो भी नहीं मिल सके पैसे। इसकी क्या वजह? बहुत मुख्तसर जवाब मैं दूंगा। पहली बात ये है कि जब सी पैक का हिस्सा बना हज़ारा मोटरवे से आगे, जब उसमें तो उस वक्त हमें एबटाबाद डायरेक्ट शहर को लिंक करने के लिए इंटरचेंज के लिए वो फिजिबल हमें कोई सर्वे एनएचए बना के नहीं दे सका। 4, 5 या 6 जगहों के सर्वे हुए, एक सलाड से पीछे जो एबटाबाद बस अड्डा है इसका हुआ, दूसरी जो फिजिबिलिटी थी वो शिमला पहाड़ी खुशहाल चौक के नीचे से थी। लेकिन पहला इनिशियली जो सर्वे था वो उठ्याले के करीब से जाता था, पावा गांव के दरमियान से जाता था। और फिर जब ये बहुत ज़्यादा कर्व्स थे तो उसमें टनल्स शामिल किए जिसमें कास्ट बहुत बड़ी, और जब टनल्स शामिल की गई बिल्कुल एबटाबाद सिटी के पास आया तो वो फिर जो स्टडी होनी थी फिजिबिलिटी उसको री स्टडी के लिए दोबारा किया गया। ये एक बड़ा मुश्किल काम था। एक फिर जब फाइनल्स ये अलाइनमेंट फाइनल होगी कि अब टनल्स बनेंगे, ये जो हज़ारा एक्सप्रेस वे है जो सी पैक का हिस्सा बना है, तो उस वक्त 4 जगह फाइनलाइज, एक सलाड, एक खुशहाल चौक के नीचे से टनल दे के जो पीएमए चौक है सीएसडी शॉप के साथ यहाँ मिलना था। तीसरा जो था वो हमारा पुराना जो अयूब मेडिकल कॉलेज था उसके साथ से आके मिलना था। और चौथा जो है वो नीले पैर और इसके दरमियान था। उनमें बड़ी कंजेस्टेड आबादी थी। कॉस्ट ऑफ जो वो प्रोजेक्ट थी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उससे ज्यादा लैंड एक्विजिशन की कीमत थी, बहुत एक्सपेंसिव। वो 10-10 और 8-8 अरब रुपए के इंटरचेंज बन रहे थे और वो फिजिबिलिटी भी फिजिबल नहीं थी। तो फिर बड़ी मुश्किल से जो फाइनलाइज फिजिबल मोस्ट जो था वो बड़ा जो टनल था उससे, लेकिन उस वक्त हमें कमांडेंट साहब और कैंट और एमयू ऑफिस से एनओसी नहीं मिली। 6 से 8 महीने हमारे लगे। हमारे बड़े अच्छे उस वक्त तल्लक था ब्रिगेडियर फैसल साहब से,
उन्होंने बड़ी कोशिश की, कमांडेंट और पीएमए से हमने बड़ी मीटिंग्स की, लेकिन वो 3-4 महीने वर्बली परमिशन हमें मिली, लेकिन प्रैक्टिकली हमें एनओसी नहीं मिली, क्योंकि ये जो सीपैक पोर्शन था इस प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। फिर इसको फिक्स्ड कॉस्ट प्रोजेक्ट की हैसियत से इसको शामिल कर दिया गया, क्योंकि हमें एनओसी नहीं मिली थी। तो फिर ये फैसला किया कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और बाद में हम इसको शामिल करेंगे, लेकिन जब फाइनलाइज हुआ आज तक हमें वो एनओसी नहीं मिली। जो 3 दूसरी इंटरचेंज के लिए जो सर्वे हैं, एक बस अड्डे के पास मिलता है, वो वही बात है कि मोटरवे से उतर के शहर में सारी ट्रैफिक को कंजेशन में अगर एंटर करें तो उसका कोई फायदा नहीं था। दूसरा फिर उससे तो बेहतर था जो मुस्लिमाबाद में ऑलरेडी बना हुआ है 4 किलोमीटर नीचे, कोई फायदा नहीं था। हमें एबटाबाद के लिए फायदा अगर है तो वो जो बड़ा टनल है वहां से निकल के राइट को, और राइट से खुशहाल चौक से नीचे ये आर्मी की जो लैंड है इसकी बाउंड्री से सीधे पीएमए चौक और सीएसडी के साथ, ये सबसे फिजिबल जो है। तो जब अभी तक उसकी एनओसी नहीं, उस हवाले से हमारा सर्वे भी हो चुका था उस वक्त, कंसल्टेंसी भी हायर हो चुकी थी, कोई 3-3.25 करोड़ रुपए का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उस वक्त एनएचए ने कंसल्टेंट भी हायर किया था। अच्छा, जब वो फाइनलाइज हुई अलाइनमेंट, उस वक्त ये जो प्रोजेक्ट था सीपैक का, ये इस पे काम शुरू हो चुका था। ये चाइनीज गवर्नमेंट ने फिर कहा कि आप इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते, फिक्स्ड कॉस्ट प्रोजेक्ट है, इसकी अमाउंट तय हो चुकी है और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब जब ये कंप्लीट होगा तो फिर हुकूमत पाकिस्तान एनएचए इस इंटरचेंज को इसके साथ कनेक्ट कर, उसके लिए 2018-19 की जो हमारी पीएसटीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें टोकन एलोकेशन की है इंटरचेंज हजारा एबटाबाद सिटी इंटरचेंज, लेकिन वो जो पहला मनी बिल पेश किया गया इस हुकूमत उसको ड्रॉप कर, ये सारी हकीकत है। मैं सवाल करता हूं जो लोग आज कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं किया, हमने तो बुरहान से लेके आज अल्लाह के फजल था कोर्ट तक बड़े मुख्तसर अरसे, ये 15-16 में शुरू है, 14 में मोटरवे शुरू हुआ था और अल्लाह के फजल 18 से पहले हमने मोटरवे मुकम्मल कर दिया 69 किलोमीटर, और ये था कोर्ट तक 2019 में ये मुकम्मल हो गया था। ठीक है, तो 3 साल इस हुकूमत के हो गए। निगरान सेटअप को अगर बनाया जाए तो 3 साल 8 महीने होते हैं, 3 साल 6 महीने होते हैं। अभी तक ना निगरान हुकूमत इसमें कोई पेशरफ्त कर सकी है और ना मौजूदा ये हुकूमत कर सकी है। जहाँ ये कंपैरिजन करते हैं कि जी मरी रोड 7 सालों में बने और ये जो हवेलियां बाईपास है उसका भी आज 8वां साल शुरू हो चुका है। तो ये तो 19 किलोमीटर एक सड़क है, 27 किलोमीटर क्या अपने 8 साल दौर में सूबाई हुकूमत के और 3 साल दौर मरकजी हुकूमत में एक मेगा प्रोजेक्ट दिया है इन्होंने। आज तक 30 अरब रुपए के काम हमारे दौर के 300 करोड़ रुपए गैस के लगे हैं। इन्होंने एक पाई भी दी है, हमारे उन कामों पे ये तख्तियां लगा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जहां तक ये हजारा इलेक्ट्रिक कंपनी की बात है तो वज़ीर आज़म शायद खान अब्बासी के दौर में इस पे डायरेक्टिव प्राइम मिनिस्टर का इशू हो चुका था, सिर्फ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई से करना था। अवैस लगारी साहब अपना डीजी का भी एक वो कंपनी बनाना, डीजी खान भी बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से डिले हुआ और वो रहे। जो ही अब उसकी मंजूरी हो चुकी है, अब सिर्फ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करा। जो ही ये हुकूमत आई तो हम उमर अयूब साहब जब बने तो हम गए और ये वापडा की यूनियन जो है वो लोग भी गए। 3 साल तक हम ये लड़ाई लड़ते रहे कि आपने नोटिफिकेशन करना है, लेकिन उमर अयूब साहब ने इसमें बहुत बड़ी ज्यादती की। एक तो वो नोटिफाई नहीं किया उस डायरेक्टिव को, दूसरा स्वात को इसके साथ अटैच किया। हम पेशावर से जान छुड़ा के यहाँ आए थे कि जो पूरे सूबे के पैसों के जो लॉसेज हैं वो हजारा डिवीजन की रिकवरी उसको कवर करती है, हमें इससे अलग किया जाए। और हमने बड़ी मुश्किल से उसकी जस्टिफिकेशन की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पैसों का है उसमें हजारा के लोग शामिल हैं। शर्म आनी चाहिए कुछ लोगों के, मैं नाम भी किसी वक्त लूंगा, जिन्होंने उस वक्त कंपनी के क्याम में रोड़े भी अटकाए और ये कोशिश की कि किसी तरह ये डायरेक्टिव, ये जो बोर्ड की जो है वो समरी पॉजिटिवली ना जाए इस कंपनी की, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से हमने ये काम करवाया। आज 3.25-4 साल हो चुके हैं। हजारा पावर इलेक्ट्रिक कंपनी जो है उसकी
उसका डायरेक्टर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया हुआ है, लेकिन उस पर अमल दरामद वापडा नहीं कर रहा। जी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। और इसमें अगर सबसे बड़ा नेगेटिव रोल है तो वो उमर अयूब साहब का है। वो हज़ारे की से उनका तल्लुक था, डायरेक्टर प्राइम मिनिस्टर का हो चुका था, उसमें स्वात को ऐड करना इसको मुतनाज़ा बनाने के बराबर था। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमें जब भी मौका मिलेगा हम अल्लाह के फजल करम से हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी के उस अपने प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव को अमली जामा पहनाएंगे। और आज हज़ारा के साथ बिल्कुल सतुली माँ जैसा सलूक हो रहा है। हमारे जितने भी अभी पीछे जो भर्तियां हुई हैं उसमें मैंने असेंबली में टेकअप भी किया था और फिर वो साबित भी हुआ, उसमें बहुत बड़ी करप्शन हुई, उसमें बहुत बड़ी हज़ारा के लोगों के साथ हज़ारा का वजीर होने के बावजूद एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई। लाइन सुपरिटेंडेंट की जो पोस्टें थी सिर्फ एक हज़ारा की एक लड़की ने क्वालिफाई की, हालांकि जो टैलेंट हज़ारा में है पूरे सूबे में अल्लाह के फजल करम से उसको कोई कम्पीट और चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, HEC की जो फंडिंग हमारे दौर में हुई, हवेलियां यूनिवर्सिटी, एबटाबाद यूनिवर्सिटी, मानसेरा यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये अरबों रुपए की हुई है। और ना सूबाई हुकूमत ने इसके लिए कोई एलोकेशन की है, ना ही फेडरल गवर्नमेंट PTI की। इन्होंने तो उस फंडिंग को रिड्यूस किया। लगभग 7-8 अरब रुपया हमारी हुकूमत ने इन 3 यूनिवर्सिटीज के लिए, आज भी जो मानसेरा कैंपस में काम की जा रही है मियां नवाज शरीफ साहब की एलोकेशन है। हवेलियां में जो ब्लॉक्स बन रहे हैं यूनिवर्सिटी के वो 85 करोड़ रुपए हमारे दौर के सैंक्शनड है। मुझे बताया जाए इस हुकूमत के 3 सालों में कितनी एलोकेशन आई है। और ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एबटाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जितनी फंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्लिम लीग ने, आपने कहा था प्रोजेक्ट वो एक मिस कर गया था। तो ये सारी वो बातें हैं जो हज़ारा के अवाम को बिल्कुल उनके दिलों पे नक्श। नवाज शरीफ के साथ जिसने धोखा किया है मुश्किल वक्त में, हमें पता है 2002 में हमारी क़यादत ने क्या किया है, 2018 में अब वर्कर भी जान चुके हैं। न सिर्फ इन लोगों को जिन्होंने इक़्तिदार में हुकूमतों में होने के बावजूद, मैं सवाल करता हूँ PTI के तमाम उम्मीदवारों से, एक बाईपास और 5 किलोमीटर मरी रोड को छोड़ के आपने हज़ारा डिवीजन को क्या दिया? हमारे वो ग्रिड्स हरीपुर में हवेलियां ग्रिड हमने बनवाया, मैंने बनवाया। वजीर होने के बावजूद उमर अयूब 6 माह लगते हैं ग्रिड स्टेशन बनाने में। सराय साला के ग्रिड स्टेशन बाबर नवाज के टाइम में सैंक्शन था, 6 महीने लगते हैं। 2.5 साल वजीर रहा है वो, एक ग्रिड स्टेशन जिसकी एलोकेशन हमारी हुकूमत में हुई है वो नहीं बना सका। और हमारे उससे 8 फीडर लेके हरीपुर के दिए। हरीपुर वाले हमारे भाई हैं, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन इस पे आप पे इतराज है कि आपके सैंक्शन ग्रेड्स आप वजीर होने के बावजूद नहीं बना सकते। आप अप्रूव्ड स्ट्रेंथ पे जो भर्तियां होनी थी वो आप नहीं कर सके, आप हज़ारा के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। तो हमने तो हमेशा हज़ारा की मुस्लिम लीग ने और नवाज शरीफ ने खिदमत की, इन्होंने क्या किया?